नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और कल्पना कर रहा हूँ अच्छा है। जैसे कि हमेशा की बात ही हम वापस यही कर रहे हैं कि ये क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है और आपके भी चल रही है। ठीक है, तो कॉपी पेन अगर बाहर निकाल रहे हैं तो ठीक है, और अगर आपने नहीं निकाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे वापस आएगी, उस समय लिख लेना, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेना। ठीक है, वैसे इस तरीके से आज हम बात करेंगे। आपको पता होगा, हमने अपने पूर्व एपिसोड में एक बात कर रहे थे, या अपने पिछले भाग में एक बात कर रहे थे, अपने भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से आया था। साथियों, हमने ये बता दिया था कि असहयोग आंदोलन शहरों में किस तरीके से चला और गांवों में किस तरीके से चला। इसके साथ ही एक बागानों का एक एक्ट आया था 1859 के आसपास। कब? 1800 इनलैंड एनिमिग्रेशन नाम करके एक एक्ट था, अधिनियम था, जिसके तहत जो व्यक्ति मतलब बागानों के जो लोग हैं, उनको, बागानों के मजदूरों को अंग्रेजों से या अपने अधिकारियों से बिना पूछे बाहर जाने की छूट नहीं थी, अनुमति बंद कर दी थी। और आखिरकार कहीं ना कहीं इस आरोप, इस आवेश के कारण भी, इस आक्रोश के कारण भी आखिरकार बागानी जितने भी लोग थे, हमने पहले भी पढ़ा था, गुडेम की पहाड़ियों में आलूरी सीताराम राजू, उनके नेतृत्व में क्या किया था, आंदोलन किया था। और हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से असहयोग का चरम तय किया था कि भाई महात्मा गांधी तो ये चाहते थे, या बाकी वाले, ये कांग्रेस ये चाहती थी कि असहयोग के जरिए हम अंग्रेजों को यहाँ से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बागानों वाले ये समझ रहे थे अब गांधी राज आने वाला है, और उन्होंने मतलब अपने ही लोगों का बहिष्कार किया, या बड़े बड़े जो उनके ऊपर टैक्स ले रहे थे जमींदार, उन लोगों का बहिष्कार किया, उन लोगों के घर जला दिए गए। जैसा कि हम 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं, क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध होती है, उसके बावजूद भी भारतीयों के द्वारा भारतीयों का कत्ल किया जाता है। हम ये भी पढ़ते हैं जो जमींदार वगैरह है, जो टैक्स प्राप्त करने वाले, जो कर पर, हमें जितना मतलब अंग्रेजों से भय नहीं था, उससे ज्यादा हमारे जमींदारों से था, हमारे बणियों से था, क्योंकि वे हमें पैसा देते। किसानों को क्या देते? पैसा। किसान वापस पैसा दे नहीं सकते, और अगर किसान वापस पैसा नहीं दे सकते तो फिर उनके सामने ये दिक्कत आती थी, ब्याज का ब्याज क्या दिया जाता था, ब्याज का ब्याज। किसान सक्षम नहीं होता था, तो आखिरकार कुछ न कुछ एक ऐसा आंदोलन करता, और उस आंदोलन के माध्यम से सबसे पहले उन बणियों की या उन लोगों की बहियों को जलाता था, ताकि कितने रुपए किसको दिए वो सब लिखना ही, वो सब उनको पता चलना ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और 1857 की क्रांति में ऐसा हुआ, और ऐसा कैसा असहयोग में भी हुआ। हम आगे पढ़ते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, सर साइमन की अध्यक्षता में, 7 सदस्यीय होता है। 1928 में भारत में पहुंचता है। दो बातें कर रहा हूं मैं, एक 27 में गठन की बात कर रहा हूं, 28 में हिंदुस्तान आने की बात कर रहा हूं। ठीक है, 7 सदस्य थे। आया था भारत की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए आया था, देखने के लिए आया था कि भारत में किस तरीके की कानून प्रणाली चल रही है, क्या वो सक्षम है कि नहीं है, उनकी जांच पड़ताल के लिए आया था। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई, और लाठी के कारण लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए, निधन हो गया उनका। और उन्होंने कहा भी था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के लिए क्या साबित होगी, कील साबित होगी। इसके साथ ही हम अभी रुके नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए हमने थोड़ा सा स्टॉप किया है। 1928 में जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1928। नेतृत्व अध्यक्ष कौन थे उस समय? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने उस समय कहा था कि भाई हमने पहले भी बात की, अक्टूबर 1928 में डोमिनियन की दर्जा देने की बात कर ली थी, किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड इरविन। तो उसने कहा था हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन राज्य क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया ना, जो मतलब है कि नाम किसी और देश के अंदर में रहकर हम काम करेंगे, पूर्ण रूप से संपर्क नहीं होते थे, बाकी सेना सुरक्षा सब अपना है, लेकिन विदेशों के साथ जो भी हमारा शांति समझौता है वो ये सब इंग्लैंड के अंडर में रहकर करना पड़ेगा हमें। हमने स्वीकार भी कर लिया, हम स्वीकार करते हैं। नेहरू ने इसका बहुत सारा विरोध किया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जारी की थी मोतीलाल नेहरू ने, उसमें अपनी मांगे रखी थी, और मांगे एक भी नहीं मानी गई, ध्यान ही नहीं दिया गया अंग्रेजों की ओर से। तब नेहरू जी आए, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। उन्होंने ये कहा था कि हमारा हर एक व्यक्ति का प्रकृति का अधिकार है, उसे समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज हमें ऐसी नहीं दे रहे। तो ऐसे अंग्रेजों के कुशासन को उखाड़कर हमें क्या कर देना चाहिए? फेंक देना चाहिए, और हमें पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए?
आजादी की मांग उठानी चाहिए और हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। महात्मा गांधी ने बड़े युवा जोशीले को साथ दिया और महात्मा गांधी ने कहा वाह वाह मेरे चीते, क्या बात कही है, बड़ी गजब की बात कही है। और गांधी जी ने आखिरकार उनका सपोर्ट करते हैं गांधी जी, और 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वाधीनता दिवस मनाते हैं लाहौर। लगभग पूरे देश में ही मनाया गया। लाहौर अधिवेशन था, वहां से घोषणा हुई तो उन्होंने वहां से मनाया, बाकी लगभग पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया, बहुत सारे अलग अलग मुख्यालयों पर मनाया गया। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि भाई इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज पहले से ही अत्याचार तो कर ही रहे थे, करों के माध्यम से करो, अर्थ के आधार पर करो, राजनीतिक कानूनों के आधार पर करो, किसी तरीके से करो, कर तो रहे थे। फिर महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम दिया 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को। किसको? आप हमारी बातें मान लो। 11 शर्तें थी, 11 शर्तों को अगर मान लिया जाएगा तो इसका मतलब है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाएंगे, नहीं तो हम अवज्ञा करेंगे, आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी नमक, नमक कानून को समाप्त करना। अब हमारे मन में आता है महात्मा गांधी ने नमक को ही क्यों चुना? गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? गांधी जी को नमक को चुनने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि नमक हर एक घर में उपयोगी होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सेठ हो चाहे साहूकार हो, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, कोई भी हो, हर एक घर में नमक का क्या किया जाता है? प्रयोग। इसलिए उन्होंने ऐसी वस्तु का उपयोग किया कि हम नमक के माध्यम से क्या करेंगे? आंदोलन। और गांधी जी ने आंदोलन किया। गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन। और उसी आंदोलन के माध्यम से 11 मार्च तक का समय दिया गया कि 11 मार्च तक आप मान लो, 11 मांगे, 11 मार्च तक, 12 मार्च से हम क्या करेंगे? दांडी यात्रा। अपने साबरमती आश्रम से लगाकर गुजरात के दांडी तक 239 किलोमीटर की यात्रा अपने 78 सदस्यों के साथ। कितने सदस्यों के साथ? अपने 78 सदस्यों के साथ। ये एनसीईआरटी कक्षा 10वीं आपकी किताब ये बात करती है, बाकी वाली किताबें और भी बातें करती है, लेकिन सदस्य हर जगह 78 ही बताए। और बाद में आखिरकार हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि इन्हीं 78 सदस्यों के बाद लाखों की लोग, हजारों की लोग भीड़ में आ गए थे महात्मा गांधी के साथ, और उन्होंने पूर्ण रूप से गांधी का क्या किया था? सहयोग किया था। और आखिरकार हम कहते हैं कि 6 अप्रैल को, कब? 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और अपने हाथ में समुद्री नमक को उठाते हैं, नमक कानून क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ऐसी ही बहुत सारी यात्राएं शुरू की, दक्षिण तमिलनाडु में भी की है, लेकिन हमारे पाठों में इतना जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम यहीं तक सीमित रहते हैं। ठीक है, अब देखो फिर क्या होता है? 5 मार्च गांधी इरविन समझौता, सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी इरविन समझौता। कब होता है गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। 1931 क्या हुआ इसमें? महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाई इन दोनों के मध्य, महात्मा गांधी की कुछ कुछ बातें मान ली गई। महात्मा गांधी ने कहा राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन भगत सिंह को यही नहीं छुड़ाया, भगत सिंह को नहीं छुड़ाया। मैं आपको हमेशा कहता हूं साथियों, क्योंकि भगत सिंह ने खुद ने ये इनकार कर दिया था कि मैं बाहर आना नहीं चाहता, तो हमें इस बात के लिए गांधी जी को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है गांधी जी अगर जिद करके बैठ जाते तो अंग्रेज सरकार को आखिरकार झुकना पड़ता और भगत सिंह को छोड़ना पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर हम मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसके लिए महात्मा गांधी को दोषी तो नहीं ठहरा सकते, इसके लिए हम महात्मा गांधी का अपमान तो नहीं कर सकते। हमारे लिए दोनों नेता सामान्य है, हमारा शहीद भगत सिंह आजाद भी सामान्य है और हमारे शहीद महात्मा गांधी भी सामान्य है। ठीक है, बात यह की उनको अंग्रेजों के द्वारा मारा गया, मतलब उनकी हत्या की गई, फांसी की सजा, और इनके हमारे द्वारा ही मारा गया। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे आजादी के बाद मरते हैं महात्मा गांधी, मरते तो हम कैसे कह सकते हैं? हत्या होती है उनकी, क्या होती है? हत्या। तो इसमें तय किया गया महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ भाई? में कांग्रेस भाग लेगी, और कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? महात्मा गांधी। ठीक है, और ये कब हुआ? दिसंबर 1931 को, दिसंबर 1931। तो पहला कब हुआ? 1930। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। बस 3 लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अब इन्हें गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है? मेज का मतलब होता है टेबल, मेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रूम हो सकता है कि जिसमें ये भारतीय संविधान के बारे में, भारत में आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, भारतीय जनता की क्या मांगे, उनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था?
या वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? नाम इरविन था, लॉर्ड सम्मान शब्द है, जैसे हम श्री, श्रीमान, श्रीमती जो भी लगाते हैं, मिस्टर, मिसेज जो भी है, ऐसा उनके लिए लॉर्ड सम्मान शब्द है। ठीक है, सम्मानजनक है। तो फिर महात्मा गांधी गए वहां, महात्मा गांधी वहां गए, महात्मा गांधी ने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, रोक दिया। और कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी की ये कहा, कांग्रेस ने कहा आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने कहा अगर शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा होता है तो हमें एक प्रयास कर लेना चाहिए। महात्मा गांधी जाते हैं वहां, लेकिन महात्मा गांधी को कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वहां दलित वर्ग के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। महात्मा गांधी इनकार कर देते हैं, महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं। एक कल्पना कीजिए साथियों, अगर उस समय महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर की बात मान लेते, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग मान लेते, तो आज हिंदुस्तान में और टुकड़े होते हिंदुस्तान, क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम, पार्लियामेंट अधिनियम में मुसलमानों को दी गई। उसके बाद लगातार हमारे दिक्कत हुई, आखिरकार मुस्लिमों ने, एक मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, 1947 तक आते आते अपना एक नया राष्ट्र बना लिया, जिसका खामियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। हम भाई भाई आपस में ठोक रहे हैं, लड़कर मर रहे हैं, मरते कि नहीं मरते? हम भाई भाई लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आज भी पाकिस्तान से हैं, हमारे रिश्ते आज भी पाकिस्तान से हैं। हमने खूब प्रयास किया है कि पाकिस्तान को जैसे तैसे भी करके मना लें, जैसे तैसे भी करके दोनों देशों के मध्य मित्रता हो जाए, लेकिन ऐसे लोग जो मित्रता नहीं चाहते वो मित्रता होनी नहीं देते। हम आज जाके प्रयास करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा लग रहा है अब तो दोनों एक ही थाली में जीम कर बैठे खड़े हो जाएंगे, अब कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और दूसरे दिन वापस वो अपनी तो कुकरते करने से बचते नहीं है, जिसके कारण हमें आज भी उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी की ऐसी दिक्कत ये होती। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी वापस आ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया 18 और लंबा चलता है, 1934 तक आते आते महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि बुरी तरीके से सरकार के द्वारा दबाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। खूब हिस्साएं हुई थी, लोग, महिलाएं, वही है, किसान, कर्मचारी, मजदूर वर्ग वगैरह सब आ गए थे सड़कों पे। ठीक है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े मतलब बिरला जैसे व्यक्तियों ने भी महात्मा गांधी का और कांग्रेस का उस समय सहयोग किया था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है कि क्या कारण है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कारण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस आम मजदूर या किसानों के प्रति झुकने में थोड़ा सा व्यवस्था महसूस कर रही थी? व्यवस्था इसलिए कर रही थी कि वे विरोध कर रहे थे उद्योगपतियों का, बड़े बड़े जमींदारों का। कौन? किसान और मजदूर, क्योंकि उद्योगपति और बड़े बड़े जमींदार है, वे किसानों पर अत्याचार करते, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते। अब कांग्रेस सामंजस्य कर नहीं पा रही थी, दोनों में तालमेल बैठा नहीं पा रही थी। वो ये सोच रही थी कि अगर हम इनका साथ देंगे, किनका? मजदूर किसानों का, तो इसका मतलब है कि कौन हमारे से दूर हो जाएगा? उद्योगपति। और अगर हम उद्योगपतियों का पूर्ण रूप से साथ देंगे तो फिर कौन दूर हो जाएगा? मजदूर और किसान। ये है संगठन में शक्ति है। तो कांग्रेस यहाँ बेचारी निर्णय नहीं ले पाई थी, और कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की और उनका थोड़ा सा ज्यादा ही झुकाव था, ताकि आंदोलन को पैसा मिल सके और आंदोलन ठीक तरीके से हम आगे बढ़ा सके। ये तो बात है यहाँ तक। 34 में स्थगित कर दिया। अब साथियों की सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा है। अब देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दो महत्वपूर्ण बातें आएगी। एक तो है कि ये पूर्ण रूप से तो चला, लेकिन उसके बाद भी इसकी आलोचना यहां तक हुई क्योंकि 1932 में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। तो याद रखना, पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर। किताब में तो सितंबर ही लिखा है, याद कर लेना भाई, 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। किसके बीच में हुआ? बी आर अम्बेडकर, बी आर वर्सेस महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। यहाँ बी आर अम्बेडकर है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। और इसमें यह तय कर लिया गया कि महात्मा गांधी ने कहा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं करेंगे, अलग नहीं होगी, दलित हमारे भाई है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दलितों को सम्मान देने के लिए हरिजन पत्रिका निकाली। क्या निकाली? हरिजन पत्रिका। और इन्होंने सभी भारतीयों से आह्वान किया कि हमने जो अत्याचार किया वो अब अत्याचार को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और हमें इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने इनके साथ बहुत ही क्या कर लिया है? अत्याचार। अब हमें भी इनके सम्मान ही क्या देने चाहिए? अधिकार देने चाहिए। भाई जैसे अधिकार हमें प्राप्त है वो इनको देने चाहिए, लेकिन अब अधिकार कौन देंगे? हम देंगे इन्हें अधिकार। कौन देंगे? हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हमारे भाई है। एक बात बताऊं, आज भी ये जो निचली कास्ट है, अगर ये अपना काम करना रोक देती है,
तो हमारी दिक्कत नहीं होगी क्या? अगर हरिजन अपना काम करना बंद कर दे तो हमारी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि देखो हर एक चीज का, और उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि ये शूद्र है, ये सफाई करने वाले हैं, तो इसका मतलब है महात्मा गांधी ने हमें भी अपनी सफाई करनी चाहिए, हमें भी अपने घरों की क्या करनी चाहिए? सफाई। और गांधी खुद सफाई अभियान में निकल जाते हैं, उसके बाद पूर्ण रूप से उनका सहयोग देते हैं। भगवान हरिजन, हरि के मतलब भगवान के जन बताया, लोग बताया किने? दलितों को। किसने? महात्मा गांधी ने। किसने बताया? बाकी महात्मा गांधी की महिलाओं के प्रति जो धारणा थी वो मैंने पहले भी बता दी है कि एक अच्छी माँ बने, एक इतनी अच्छी पत्नी की भूमिका निभाए और ठीक तरीके से स्वस्थ रहकर अपने बच्चों का ठीक तरीके से लालन पालन करे, वही एक सक्षम माँ है ठीक तरीके की, वो स्त्री के ये दायित्व है। गांधी जी ने अपनी बात कही थी, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था। अब देखिए, एक तो और तो है सांप्रदायिक, ये मतलब अपने किसका? हरिजनों का, मतलब जो दलित है, दलित वर्ग है उनका। और दूसरा और है मुसलमानों का। किसका? मुस्लिम भी इसका पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहे थे। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। महात्मा गांधी बहुत प्रयास कर रहे थे मुस्लिमों को भी एक साथ जोड़ने का। मुस्लिम के बहुत सारे नेता महात्मा गांधी के साथ में थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अब्दुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। बहुत सारे लोग मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में उस समय नेता भी बनते हैं। देश मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, वो पक्ष में नहीं थे। एक एमआर जेकर नाम करके 1927 में हमारा कोई हिंदू विश्व परिषद का कोई संगठन था, उसमें ऐसा लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एक होने ही वाले हैं, कि एमआर जेकर ने एक ऐसा भाषण दिया जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के मध्य हमेशा हमेशा के लिए खाई गहरी होती गई और वो एकता हो नहीं पाई, वो एकता हो नहीं पाई। इसी के साथ ही 1929 में मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनता है। मोहम्मद इकबाल वही व्यक्ति है जिस जो ये गीत लिखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनके द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। 12th की एनसीईआरटी में बता गया है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया है तो वो कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई विद्यार्थी है, रहमान नाम करके ऐसा कोई विद्यार्थी, उसने सबसे पहले 1834 1934 की बात है या 33 के आसपास की बात है, उसमें उसने जिक्र किया था। हालांकि ये हमारे किताब में नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। एक किसका कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल। और इकबाल ने कहा है कि भाई अब इन्होंने सारी सीमाएं लांघ ली है तो हमारे लिए एक अच्छा स्थान होना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके बाद में इन्होंने कहा था कि हमारे लिए थोड़ी सी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। 1940 के बाद तो ये सारी की सारी घटनाएं आई जाती है और जिन्ना जिद्दी पकड़ लेता है कि हमारा तो देश क्या हो जाना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। हमारा देश क्या हो जाना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। बस ये इस तरीके से ये दो मतलब महत्वपूर्ण तरीके से हम ये इतनी सीमाओं की बात कर सकते हैं। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, वो चीज है ये कि उसके बाद हमने राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया। किसको अपनाया? जैसे कि हमने जर्मन में पढ़ा जर्मेनिया नारी रूपक, फ्रांस में पढ़ा मारियान, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसी तरीके से हम हमारे देश में भी पढ़ते हैं। अभिंद्रनाथ टैगोर नाम करके एक व्यक्ति है, उन्होंने भारत माँ की छवि का वर्णन किया, एक चित्र उकेरा, और वो कैसा है कि भारत माँ एक नारी है। भारत माँ क्या है? इसीलिए हम उनके बाद हम सब भारत माता कहते हैं उसे। बाकी हमने भारत माँ को माता माना है क्योंकि धरती धरती स्त्रीलिंग है, इसलिए भारत हमारी धरती, हमने भारत माँ मान लिया। बाकी वाले बहुत सारे देश ये भी मानते हैं कि वो देश उनके पिता है। उनके क्या है भाई? कोई पुरुष मानता है, कोई स्त्री मानता है कोई नहीं। लेकिन इन शब्दों से क्या हमारी आत्मा में गर्व आता है, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है। और इसी के साथ ही वंदे मातरम जैसे राष्ट्र गीतों को लिखना बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा आपकी किताब में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी भाषा मतलब संस्कृत में वंदे मातरम लिखा। अपने एक ग्रंथ है उपन्यास है आनंद मठ, क्या नाम है? उसमें कौन सा लिखा? वंदे मातरम। तो इन गीतों के माध्यम से हमारे मन में भी स्वामी भक्ति की लहर जागी और आखिरकार हम सब सक्षम हो गए। किस लिए? कि हमने हमारे देश को क्या कर लिया? आजाद कर लिया। हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने, जो इस आंदोलन में क्या थे? साथ थे। हो गया क्लियर? इसके साथ अपना ये पार्ट भी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब इस पार्ट में सबसे पहली चीज ये है रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। पहला पर्सन बनने वाला यहीं से बनेगा। रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग कहां रखा रे भाई?
हाँ, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग क्या है, या रेशम मार्ग का दूसरा नाम है सिल्क रूट। व्हाट इज सिल्क रूट? रेशम मार्ग क्या है? अब इतना रूट का मतलब होता है मार्ग, रूट का मतलब क्या होता है मार्ग, और सिल्क का मतलब होता है रेशम। सिल्क का मतलब क्या होता है रेशम। और रेशम कहाँ उत्पादित होती थी? चीन। तो हम ये कह सकते हैं चीन से जिन मार्गों के द्वारा रेशम का बाहरी दुनिया या दूसरी या यूरोप में उसका क्या होता था आयात निर्यात, जिन रास्तों के द्वारा, उन रास्तों को क्या कहा जाता है? रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग कहा जाता है। अब देखिए रेशम मार्ग से किन का आयात और निर्यात होता था? हम ये कह सकते हैं कि रेशम मार्ग में एक तो रेशम का, इसके साथ ही कपास का, ऐसी बहुत सारी चीजों का, वस्तुओं का, कपड़ों का आयात और निर्यात होता है। होता कि नहीं होता? और यहाँ तक कि एक बात तो ये भी की जाती है, वही रेशम मार्ग है या सिल्क रूट है जिसके माध्यम से धार्मिक विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, जिसमें कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी आए हमारे देश में, कुछ हमारे देश से गए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे विदेशी एक दूसरे देशों इसी मार्ग के माध्यम से अपने अपने धर्मों का क्या किया? प्रचार किया। चाहे पुर्तगालियों की बात करें, चाहे ईसाइयों की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, ठीक है। पादरी भी इसी मार्ग से आए। दूसरा आप देखना, एक बात सोचना, हम आज कहते हैं कि अमेरिका विकसित है, हिंदुस्तान विकसित नहीं है, विकासशील है। सोचने की बात है, यहाँ पे क्या करना है? सोचने की बात। कैसे सोचने की बात है? हम उस समय पढ़ते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, हम आगे और जिक्र करेंगे इस बात का कि रेशम मार्ग से हमारे यहाँ से कपड़े जाते थे, और कपड़ों को हम अपनी भाषा में पूर कहते हैं। क्या कहते हैं? और वापस कपड़ों के बदले और हमारे मसालों के बदले वापस सामने से क्या आते थे? सोना और चांदी आते थे। अब हम सोच लीजिए कि हम कितने सक्षम थे। हमारे यहाँ से मसाले जाते और कपड़े जाते, मतलब कपास का महीन जो भी है वो कपास यहाँ से जाता, और फिर वापस में हमें उनके बदले क्या मिलता? सोना मिलता, चांदी मिलती। इतना महत्वपूर्ण था, इतना अमीर देश था। हम ये बात करते हैं 18वीं सदी के लगभग मध्य तक हिंदुस्तान बाकी देशों की श्रेणी से विकसित था, श्रेष्ठ था, हिंदुस्तान और चीन दोनों, भारत और चीन दोनों। लेकिन बाद में अंग्रेजों के औपनिवेशिक ज्यादा ही सत्ता स्थापित हुई, और फिर हम तो पूर्ण रूप से क्या हो गए? कंगालपति हो गए पूर्ण रूप से, जैसा कि हम अपने आर्थिक महामंदी के कारणों को देखते हैं। अब इस पाठ में और क्या है? सिल्क रूट तो हो गया है। इसके बाद एक और चीज आती है। कौन सी चीज आती है? वो चीज ये है कि विदेशों से हमने कौन कौन सी फसलें मंगवाई। हमारे देश में मूल फसलें कौन? जैसे आलू की बात करें, मिर्चों की बात करें, मिर्ची है, सोयाबीन है, ऐसी टमाटर है, ऐसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो हमने विदेशों से आयात निर्यात की। अब ये कैसे आ गई एक दूसरे देश में? यहाँ से लोग गए, वहां हमारे देश की चीजें थी, वहां बोधी वहां पैदा हो गई, वहां वाले विदेशों वाले लोग या यूरोप वाले लोग यहाँ आ गए और यहाँ बोधी, जिसके कारण उनकी चीज हमारे यहाँ, हमारी चीज उनके यहाँ। तो एक प्रकार से बीजों का क्या हुआ? आदान प्रदान, और उगाने का प्रयास किया, मिट्टी में वो चीजें पैदावार हो गई। और हम तो यहाँ तक पढ़ते हैं 1840 में आलू क्या क्या करता है, क्या करने। एक आपके प्रश्न आया था आर्थिक महामंदी वाला, और उसमें ये आलू वाला जिक्र किया था बहुत सारे बच्चों ने। वहां नहीं करना था आपको, आपने गलत किया है, ठीक है। अब देखिए 1840 में आयरलैंड में अकाल पड़ जाता है। अकाल क्या पड़ जाता है? अकाल। और उसके माध्यम से बताया जाता है कि आयरलैंड की लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए थे। क्या मर गए थे? वो इतने आलू पर निर्भर। एक फोटो बहुत अच्छा दे रखा है, अच्छी तरीके से फोटो दे रखा है, और उस फोटो के माध्यम से ये जरूर बताया गया है कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे आलू को खोदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आलू की फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। आलू की फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई, ठीक है। अब देख लिया आयरलैंड में ये दिक्कत हो गई। उसके बाद जगह जगह पर अन्य अन्य तरीके से पौष्टिक आहार जाने लगे। क्या जाने लगे? पौष्टिक आहार, जिसके कारण लोगों में थोड़ी अष्टपुष्टता आई, लोगों के जीवन वर्ष में थोड़ा सा बढ़ावा मिला। और हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ एक और भी पढ़ेंगे आयरलैंड के साथ कि अब 10 लाख से लगभग तो लोग मारे गए, लेकिन इससे दुगुने लोग वहां से उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले गए। और अब यहाँ मजदूरों का क्या होने लगा? आवागमन होने लगा। क्या होने लगा? आज इतना ही, बाकी अब हम अगले भाग में देखेंगे और बात करेंगे कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। ओके भाई।